नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोगों को एनसीईआरटी की बुक पढ़ाएंगे। फिजिक्स अध्याय 1 है भौतिकी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिकी की पहले हम लोग जानेंगे विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा जानेंगे कि विज्ञान क्या होती है, विज्ञान के बारे में जानेंगे और साइंस के उद्भव किस भाषा से हुई है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है। विज्ञान विज्ञान मतलब क्या होता है। विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत सुसंगठित 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 सुव्यवस्थित सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को क्या कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब कि किसी भी वस्तु का सुसंगठित मतलब व्यवस्थित रूप से, सुसंगठित मतलब संगठन, मतलब व्यवस्थित तरीके से संगठित हो एवं उसका क्रम जो है क्रमिक वाइज क्या हो, व्यवस्थित। कोई भी वस्तु इकट्ठा हो तो क्रम वाइज इकट्ठा हो। उसी सब को मिला करके जो ज्ञान को ही क्या कहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले ये अब आता है कि विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस SCIENCE। साइंस का उद्भव किस भाषा से हुआ है, तो आप जानेंगे साइंस का उद्भव साइंस का उद्भव किस भाषा से हुआ है, तो साइंस का उद्भव साइंटिया नामक भाषा से हुआ है। इस वजह से उद्भव इसका हुआ है लैटिन भाषा लैटिन भाषा कौन सी है, साइंटिया भाषा से हुआ। मतलब कि लैटिन भाषा के साइंटिया से उसका क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। साइंस की उत्पत्ति साइंटिया नामक लैटिन भाषा से हुआ है। इसका अर्थ होता है जानना। लैटिन साइंटिया का मतलब होता है जानना। किसी भी चीज़ को जानना क्या है, लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन भाषा से हुआ है साइंस का उद्भव, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि विज्ञान क्या होता है। सुसंगठित विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और साइंस का उद्भव किस भाषा से हुआ है, लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन भाषा कौन सी है, साइंटिया का मतलब का अर्थ क्या होता है, जानना होता है। इसके बाद आता है आपका फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, ये फ्यूसिस भाषा से हुई है। फ्यूसिस ये कौन सी भाषा है, यह ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा से। तो फ्यूसिस किस भाषा से हुआ है,
ग्रीक किस भाषा से फ्यूसिस से आपका फिजिक्स बना है। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृति। फ्यूसिस का अर्थ होता है क्या? प्राकृति अर्थात नेचर, जो हमारे दैनिक जीवन में चल रहा है, नेचर। ठीक, आप लोग इतना पढ़ लिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध को ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस भाषा का उद्भव किससे हुआ है? तो साइंटिया कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। आपका फिजिक्स आता है, फिजिक्स किस भाषा से हुआ है? फ्यूसिस कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा है। ग्रीक। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, नेचर। इसके बाद आपको आगे पढ़ना है। अब आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स अर्थात भौतिकी। भौतिकी क्या है? भौतिकी आपके चैप्टर का नाम है, तो भौतिकी से रिलेटेड क्या है? भौतिकी क्या है? भौतिकी एकदम सरल भाषा में। इसकी परिभाषा बहुत लंबी है, किताबों में आप पढ़ेंगे तो इसकी भाषा बहुत लंबी मिलेगी। मैं आप लोगों को 2 लाइन उसकी परिभाषा दूंगा और आप इसी से समझ जाएंगे कि भौतिकी का मतलब क्या होता है। भौतिकी का मतलब है कि मानव के दैनिक का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, दैनिक जीवन में ब्रह्मांड में घटने वाली समस्त घटनाओं को भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। अर्थात मानव के दैनिक जीवन में ब्रह्मांड में घटने वाली समस्त घटनाओं को भौतिकी कहते हैं। जैसे आप जान लीजिए, उदाहरण में आप जान लीजिए, जैसे रात दिन होना, तारों का चमकना, ज्वार भाटा का आना, बिजली चमकना, इत्यादि घटनाएं क्या है? भौतिक है। अर्थात मानव के दैनिक जीवन में ब्रह्मांड में घटने वाली समस्त घटनाओं को भौतिकी कहते हैं। जैसे मानव जीवन में रात दिन हो रहा है, रात दिन एक घटना है। सूर्य का चमकना भी घटना है, तारों का चमकना भी घटना है। ये सभी घटनाएं क्या कहलाएंगी? भौतिकी कहलाएंगी। भौतिकी को 2 भागों में पढ़ा जाता है। भौतिकी 2 प्रकार के होते हैं। भौतिकी के 2 प्रकार हैं। भौतिकी के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 है स्थूलदर्शी और नंबर दूसरा है सूक्ष्मदर्शी। भौतिकी क्या हो गया? भौतिकी के बाद भौतिकी के 2 प्रकार हैं, एक सूक्ष्मदर्शी और एक स्थूलदर्शी। स्थूलदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी क्या है? स्थूलदर्शी वह चीज़ें जो आपकी आँखों से देख करके उसके आकार को,
उसकी लंबाई को, उसकी माप को बता सकते हैं, वह स्थूलदर्शी में आता है। और सूक्ष्मदर्शी वे होंगे जो कण बहुत छोटे होते हैं, जिनकी आप आँखों से नहीं देख पाते। किसी लेंस या किसी सूक्ष्मदर्शी के किसी यंत्र के द्वारा किसी भी वस्तु के माप को, आकार को बताया जाता है, उसमें उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो आपको भौतिकी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है स्थूलदर्शी, दूसरा होता है सूक्ष्मदर्शी। स्थूलदर्शी के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जिसे आप अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं और उसकी माप को, उसके आकार को बता सकते हैं, उसे स्थूलदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी जिसे आप अपनी आँखों से नहीं बल्कि किसी विशेष यंत्र या किसी लेंस के द्वारा देख करके उसके आकार को और उसकी लंबाई को मापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे स्थूलदर्शी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और सूक्ष्मदर्शी के अंदर कौन कौन चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले स्थूलदर्शी लिखेंगे कि स्थूलदर्शी क्या है। स्थूलदर्शी सीधी सीधी परिभाषा लिखेंगे कि जिसे हम अपनी नग्न आँखों से देखकर उसके आकार तथा उसको माप सकें, उसे स्थूलदर्शी कहते हैं। स्थूलदर्शी कहते हैं। स्थूलदर्शी के अंतर्गत स्थूलदर्शी उसे कहते हैं जिसे हम अपनी आँखों से, नग्न आँखों से देख करके उसके शेप को, उसके माप को बता सकें, उसे क्या कहते हैं? स्थूलदर्शी कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आप प्रकाशमिति या प्रकाशमिति को पढ़ेंगे। प्रकाशमिति और इसके दूसरा पॉइंट प्रकाशमिति हो गया, विद्युत बल हो गया, ऊष्मागतिकी हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्थूलदर्शी के। प्रकाशमिति, विद्युत बल, ऊष्मागतिकी, ये सब क्या आते हैं? स्थूलदर्शी आते हैं। इसके बाद आपका आता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में क्या है? आपको बताए थे कि सूक्ष्मदर्शी उसे कहते हैं जिसे आप नग्न आँखों से नहीं देखते। किसी एक विशेष प्रकार के यंत्र की सहायता किसी वस्तु के आकार को, उसकी मापन करने के लिए किसी एक विशेष यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है जिसे हम अपनी नग्न आँखों से ना देख पाएं, अर्थात उसे देखने के लिए एक विशेष यंत्र की ज़रूरत पड़े, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं।
मतलब जिसे हम अपनी नग्न आँखों से ना देख पाएँ, अर्थात उसे देखने के लिए एक विशेष यंत्र की ज़रूरत पड़े, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं, नंबर 1 है परमाणु के बारे में। परमाणु हो गया आपका, अणु हो गया और नाभिकीय हो गया। नाभिकीय, इन सभी चीज़। परमाणु एक बहुत छोटा कण होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे न्यूनतम कण को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणुओं से हजारों लाखों करोड़ों परमाणुओं से मिलने से किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसी परमाणु को आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या किसी एक विशेष प्रकार की यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। और अणु क्या होता है? परमाणुओं से भी अणु होता है। और फिर नाभिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, मतलब कि किसी भी पदार्थ हो उसके मध्य भाग को नाभिक कहते हैं। तो परमाणु में नाभिक होगा। परमाणु एक छोटा कण है, उसके बीच में भी एक नाभिक होगा। तो उसको आप देख नहीं सकते, इसलिए इसको देखने के लिए किसी भी एक प्रकार के यंत्र या सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सूक्ष्मदर्शी भौतिकी के अंतर्गत, भौतिकी क्या होता है उसके बारे हम लोगों ने पढ़ा कि भौतिकी मानव जीवन के दैनिक जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं को भौतिकी कहते हैं। भौतिकी दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्मदर्शी और एक स्थूलदर्शी, जिसे हम अपनी नग्न आँखों से देख करके उसके आकार को, उसके माप को बता सकें, उसे स्थूलदर्शी कहते हैं। स्थूलदर्शी के अंतर्गत हम लोगों ने प्रकाश मिति को पढ़ा, विद्युत बल्ब को पढ़ा, ऊष्मागतिकी को पढ़ा। और उसके बाद सूक्ष्मदर्शी के बारे में, जिसे हम अपनी नग्न आँखों से ना देख पाएँ, अर्थात उसे देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र की ज़रूरत पड़े, उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकी से आपका परमाणु हो गया। परमाणु आगे पढ़ेंगे, अणु क्या होता है, नाभिकीय क्या होता है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ बल के बारे में। प्राकृतिक में मूल बल। प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल कौन कौन से वो बल हैं? पहला बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर दूसरा आपका है विद्युत चुम्बकीय बल। आपका तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो इनके एक एक बलों के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक में एक मूल बल है। प्रकृति में अक्सर ये बल पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। मान लेते हैं कोई भी पिंड है, एक m1 पिंड है और एक m2 है। तो हम कहेंगे कि एक m1 है, m2 है, इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है। आप सीधे इसे गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित कर सकते हैं। एकदम आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसको इस तरह से लिख लीजिए, फिर डिफिनेशन से बताएंगे।
इस तरह लिखें कि किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक तो यह होगा कि किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब कि कोई भी पिंड m1 है तो m2 है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, और इनके बीच की जो दूरी है, इसके केंद्र और इसके केंद्र के जो बीच की दूरी r है। दो पिंड हैं m1 और m2 और उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो तो वह r जो होती है वह वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अब हम इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू K कैपिटल G होगा, कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान स्मॉल r स्क्वायर, इसके फार्मूला है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप कह सकते हैं कि किसी भी गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर इस तरह से बराबर में मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ मान लेते हैं m1 इंटू m2 है। अगर कोई भी चीज़ m1 और m2 इस तरह जब बराबर में होती है तो वह हमेशा समानुपाती उसको या अनुक्रमानुपाती बोला जाता है फिजिक्स में। इसको इसका समानुपात इसका चिन्ह होता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग, अगर लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। तो ये जो चिन्ह होता है इसको समानुपाती चिन्ह बोलते हैं या अनुक्रमानुपाती चिन्ह बोलते हैं। जब इस तरह से चिन्ह होगा तो ध्यान दीजिएगा कि इस चिन्ह को हम अनुक्रमानुपाती हम लिख दे रहे हैं कि इस चिन्ह को अनुक्रमानुपाती चिन्ह है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती इसको बोलते हैं, या अनुक्रमानुपाती या समानुपाती इसको बोला जाता है। जब इस तरह से होगा, मतलब कि अगर इस तरह से लीजिए, बटे में अगर लिख दिया जाए, इसी का चिन्ह लगाएं और बटे में कर दे तो यह बटे में क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर। तो इसको ध्यान से आप लोग चलिएगा कि जब इसके बराबर में हो तो इसको हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती चिन्ह, इसमें भी लगेगा इसमें भी। लेकिन अगर जब बटा में होगा तो हम व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे, और जब इसके बराबर होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बोलेंगे। इस चिन्ह को हटाने के लिए किसी एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस चिन्ह को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट क्या लिया है, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है इसके बारे में ऊपर पढ़ेंगे। कैपिटल जी क्या है और इसके मान क्या होते हैं। कैपिटल जी क्या है और कैपिटल जी के मान क्या होते हैं। कैपिटल जी क्या है। कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है
क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी। इस कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। पूरे ब्रह्मांड में इसका मान कहीं नहीं बदलता है। इस कैपिटल जी इज इक्वल होता है, कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11। कैपिटल जी का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। किलोग्राम स्क्वायर होता है। अर्थात आप यहाँ से इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो और ये बटन नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो यस का मात्रक न्यूटन होता है और आर मीटर है। इस लंबाई है तो लंबाई का इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो दो है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर और फिर m1 का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम या ग्राम होता है। तो किलोग्राम में हम लिए हैं द्रव्यमान तो किलोग्राम मापेंगे तो एक द्रव्यमान का 1 किलोग्राम तो दूसरे ग्राम का मतलब किलोग्राम केजी गुणे केजी जो हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए किलोग्राम केजी स्क्वायर हो जाएगा। और आपको इस बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको जहाँ पर भी आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और अगली क्लास में हम उसको ज़रूर डिफाइन करके नए टॉपिक को आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे।